गुड इवनिंग बच्चों। आपको पता ही है सभी को कि हमने 14 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है और इस बार पूरे राजस्थान के अंदर जो अर्धवार्षिक का पेपर आएगा वो एक समान आएगा। और 14 तारीख को, कौन सी तारीख को, 14 दिसंबर को पूरे राजस्थान के अंदर एक पेपर है क्लास 9th का। वो कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, जिसको शॉर्ट के अंदर कहते हैं फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FOIT। ठीक है, तो इसका एग्जाम है पूरे राजस्थान के अंदर। तो उसकी अकॉर्डिंग मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि देखो बच्चों, इनकी बुक तो आई हुई नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बुक तो आई हुई नहीं है, फिर भी मैंने जो PDF बुक थी उसे नोट्स तैयार किए हैं। तो इस बार हम पहले डिस्कशन करते हैं कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो कंप्यूटर का पेपर आएगा उसका पैटर्न कैसा है, यानी कितने क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, इन सबको एक बार समझना जरूरी है। क्योंकि देखो बच्चों, जब आप पेपर आए और फिर पता चले कि एक नंबर के कितने हैं, निम्नात्मक क्वेश्चन कितने हैं, क्योंकि आप अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो और ये भी पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कहाँ से आएगा, कितने चैप्टर आएंगे, और अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कितने नंबर्स का है, तो इन सभी के डिटेल में हमें पता होना चाहिए। तो देखो, हम पहले अर्धवार्षिक जो परीक्षा है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, उसका एक बार पेपर पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, कई वीडियो ऐसे भी डाल रखे हैं जिन्होंने 2024-25 का पेपर डाल दिया कि उन्होंने क्या किया, जो पीछे के पेपर थे उसमें ऊपर चेंज कर दिया, सत्र चेंज कर दिया और कह दिया कि यही पेपर आए। तो देखो, किसी को कुछ नहीं पता कैसा पेपर आएगा, ठीक है, क्योंकि तो एग्जाम होने के बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको पैटर्न पता होना चाहिए किस प्रकार का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें 4 विकल्प होते हैं और आपको कोई भी एक विकल्प का चुनाव करना होता है। वो कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। तो अगर 4 को आप 1 से गुणा कर दो तो बराबर कितने नंबर के हो जाएंगे? 4 नंबर के। उसी प्रकार जो रिक्त स्थान वाले हैं वो भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो भी कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। तो अगर 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितने आ जाते हैं? 4 आ जाते हैं। अब जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप एक शब्द के अंदर हो सकता है या 1 या 2 लाइन के अंदर होता है, तो उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 8। और प्रत्येक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो कितने नंबर्स के हो जाएंगे? 8 नंबर का। उसी प्रकार जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 3 से 4 लाइन के अंदर देना है, तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 6। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 12 नंबर के। अगला दीर्घ उत्तरार्थ, तो ये भी आपके कितने आएंगे? जिसका आंसर आपको करीबन 7 से 8 लाइन में देना होता है। और दूसरा है कि वो क्वेश्चन किस प्रकार उसके अनुसार देना होता है। 2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 6 नंबर हो जाएंगे। और जो निम्नात्मक क्वेश्चन है वो बच्चों केवल 1 ही आएगा। वो कितने नंबर का? 6 नंबर का। 6 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आगे? 6 नंबर। अब एक बात और ध्यान रखना, जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है उसके अंदर अथवा के अंदर एक क्वेश्चन और देंगे आप, मतलब है कि निम्नात्मक के अंदर आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है, जबकि शेष में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर आप इनकी टोटल करोगे तो टोटल कितने नंबर के पेपर होगा? 40 नंबर का। कितने नंबर का पेपर होगा? 40 नंबर का। जबकि बहुत सारे यूट्यूबर पेपर कितना बता रहे हैं? 50 नंबर का, जबकि पेपर ही कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। जिसके अंदर 40 नंबर ये है, 3 टेस्ट होते हैं आपके जो 30 नंबर हो गए, और 30 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए भी मैं बता दूं कि किस प्रकार फाइल तैयार की जाती है, किस प्रकार क्वेश्चन बनाने होते हैं। अगला देखो, जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी पता होना चाहिए कंप्यूटर का। तो देखो, जो पहला पार्ट है आपका कंप्यूटर का परिचय, वो 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अधिकतर चांस है कि हम छोटे क्वेश्चन या लघुतरात्मक तक के क्वेश्चन इसमें आएंगे। जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है इनपुट और आउटपुट, ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। और जो तीसरा पार्ट है कंप्यूटर की संचार और तकनीक, जिसके अंदर नेटवर्क का सिलेबस है, वो कितने नंबर का है? 12 नंबर का। तो बहुत अधिक चांस है कि इस चैप्टर में से ही निम्नात्मक क्वेश्चन आ जाएं। और एक आएगा आपका 5वां पार्ट। देखो, एक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट आपके अर्धवार्षिक के अंदर नहीं है। कौन सा पार्ट है? डायरेक्ट
5वां, जिसका नाम है MS विंडो, वो भी कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। तो इसके अंदर आपको जैसे नोट पैड है, वर्ड पैड है, पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ लिखने के लिए कह दे, और जो फिर आपको छठा पार्ट नहीं है, डायरेक्ट आपका है 7वां पार्ट, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, वो भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का। टोटल मिला के कितने नंबर के हो जाएंगे? 40 नंबर का। कितने नंबर का हो जाएगा? 40 नंबर का। तो देखो बच्चों, हम इसमें इसके सभी क्वेश्चन हल करेंगे, यानी 30 से 35 वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे, रिक्त स्थान भी पढ़ेंगे, अति लघुरात्मक भी पढ़ेंगे, है ना, लघुतरात्मक, दीर्घ लघुतरात्मक, निम्नात्मक, इन सभी के कुछ मोस्ट क्वेश्चन है वो जो पीछे दे रखे बुक के अंदर, उनका हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, जो इस सिलेबस से संबंधित जितने भी वीडियो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बच्चों सावधान रहना कि अभी हाल फिलहाल कोई पेपर नहीं आया, इतना आपको समझदार होने चाहिए कि पेपर पहले कभी नहीं आता। पेपर 14 तारीख को ही आपको जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना वहीं मिलेगा, ठीक है। तो गला जाम में तो थोड़ी बहुत दिक्कत है, वरना मेरा इंचा थी कि मैं बड़ी क्लास लूँ, लेकिन मेरा गला जाम होने की वजह से मैं करीबन 1.5 या 2 घंटे की क्लास के अंदर खत्म कर रहा हूँ पूरा सिलेबस। आप आराम से वीडियो देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि भाई 14 तारीख को एग्जाम है, तो कंप्यूटर के अंदर क्या लिखोगे, ठीक है, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा कौन सी? 24 और 25 के अंदर। अब हम इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको शुरुआत से क्या करते हैं? हल करते हैं। प्रश्न को हल करेंगे पार्ट 1 से लेकर 7 तक। कौन कौन से? पार्ट 1 से 7 क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, 5 और 7, टोटल कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर। देखो, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है, यानी कंप्यूटर के अंदर डाटा स्वीकार करने वाला डिवाइस कौन सा है? बताओ। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति, यानी कंप्यूटर डाटा किसके द्वारा स्वीकार करता है, वो कौन सा है? इनपुट। कौन सा है? इनपुट। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अगला देखो, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हो, छू सकते हो, उसे क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। पूछोगे सर सॉफ्टवेयर क्या है? अगर किसी सॉफ्टवेयर को देखकर, यानी किसी सॉफ्टवेयर को देखकर आप कोई कार्य करते हो तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसको आप छू नहीं सकते, केवल उसे देखकर क्या कर सकते हो? कोई कार्य कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। 1 बाइट में होता है, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। कितने बिट होते हैं? 8 बिट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। अगला देखो, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। यानी अगर आप पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने जाते हो तो वहाँ पर जो कंप्यूटर प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो देखो वहाँ पर कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? एनालॉग। तो बच्चों बताइए, कंप्यूटर जो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जो भौतिक राशि है, ताप है, दाब है, ठीक है, टेम्परेचर है, इनको मापने के लिए जिन उपकरण का इस्तेमाल करते हैं वो एनालॉग होते हैं। और जो डिजिटल 0 और 1 पर काम करते हैं उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अगर आप दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्य उपयोग किया जाता है। जो न्यूमेरिक कीपैड है इसका मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? बताओ। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में, उपरोक्त सभी में जो न्यूमेरिक कीपैड है उसका कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? बताओ। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों? देखो, टेक्स्ट प्रोसेसिंग करनी है तो वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो न्यूमेरिक कीपैड का, और ग्राफिक्स कार्यों में भी कर सकते हो। चलो इसको हटा देते हैं, इसका सही, ठीक है, तो इन सभी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। माउस है, माउस एक है, इनपुट आउटपुट संग्रहण उपकरण उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माउस कैसा है? इनपुट है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। टाइप मीटिंग की दर कितनी होती है? जो टाइप मीटिंग है उसकी दर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 बार प्रति सेकंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 बार प्रति सेकंड। किसी कागज पर प्रिंटर के द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? यानी कोई कागज है उस पर अगर आउटपुट छपता है तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं? हार्ड
कॉपी। यानी अगर कंप्यूटर के अंदर आप कुछ भी जो प्रिंटर के द्वारा कागज पे कुछ भी छाप देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित होता है, जो सीआरटी मॉनिटर होता है उसके जो आंतरिक सतह उस पर कौन सा पदार्थ चढ़ा होता है, फास्फोरस। कौन सा पदार्थ चढ़ा होता है, फास्फोरस। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक से के समान होती है। टाइपराइटिंग पता है बच्चों, जब टाइपिंग करते हैं तो क्या करता है, आवाज करता है तो उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटिंग। क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ड्रम प्रिंटर है, यानी जो ड्रम प्रिंटर वो क्या करता है बताओ, करैक्टर प्रिंटर नहीं है ये, ग्राफिक्स प्रिंटर भी नहीं है, पेज प्रिंटिंग भी नहीं करती है। क्या करता है, लाइन प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेमोरी। क्या आंसर हो जाएगा, मेमोरी। अब पूछोगे सर मेमोरी क्यों, जो अगर आप बच्चों अगर कुछ नाम नहीं देखे, जैसे सीडी रोम सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है, चुंबकीय टैब ये भी सेकेंडरी है, अगर रैम नहीं दे, अगर मेमोरी दे दे तो भी आंसर मेमोरी ही होगा। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग करता है, यानी प्रकाश की तकनीक का किस में इस्तेमाल होता है, हार्ड डिस्क के अंदर नहीं, इसके अंदर किसका इस्तेमाल है, चुंबकीय तरंगों का। फ्लॉपी डिस्क ये भी नहीं होता, इंकजेट डी होगा। सीडी रोम के अंदर एक माइक्रो फ्लॉपी डिस्क हमारी संग्रहण क्षमता होती है 0.44 MB। सबसे पुराना और सबसे सस्ता संचार माध्यम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्विस्ट पेयर केबल। कौन सा हो जाएगा, ट्विस्ट पेयर केबल। देखो कोएक्सियल केबल है जो आप घरों में टीवी के अंदर इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये तो बहुत महंगी है और इसका सही आंसर है ट्विस्ट पेयर केबल। लैन का अर्थ होता है, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे तीव्र, तो हो जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। सही का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तारों से नहीं बना है, देखो ट्विस्ट पेयर केबल के अंदर तो किसका इस्तेमाल होता है, केबल का तांबे के दो तार होते हैं जो आपस में ट्विस्ट किए होते हैं। जो कोएक्सियल केबल के अंदर भी तो तांबे का एक बीच में तार होता है जिसे कोर कहते हैं। ट्विस्ट पेयर के अंदर भी तो तांबे का तार इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर नहीं होता, धातु का इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को हम क्या कहते हैं, क्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेड कहते हैं। किसी तरंग के संचरण में तरंगें सभी दिशाओं में जाती है, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर जो तरंगें होती है वो सभी दिशाओं में जाती हैं। देखो सैटेलाइट के अंदर तो नहीं होता, सैटेलाइट में जो बेस स्टेशन है और जो आपके सैटेलाइट है वो एक ही दिशा के अंदर होने जरूरी है। माइक्रोवेव के अंदर भी नहीं होता। इंफ्रारेड ये तो एकदम शॉर्ट दूरी के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो लिंक संचार। अगला देखो, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं, 3। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगर आप ये पृथ्वी है और इसके ऊपर, ठीक है, अगर 3 उपग्रह लगाते हो कहाँ पर, भूमध्य रेखा के सीध में कितने 36,000 किलोमीटर पर, 36 किलोमीटर हजार ऊपर एक समान दूरी पर 3 उपग्रह लगाते हो तो आप पूरी पृथ्वी के अंदर संचार कर सकते हो। कंप्यूटर में वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अगर कंप्यूटर के अंदर वायरलेस माउस और कीबोर्ड जोड़ना है तो हम इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ का। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इनमें से कौन सा संचार माध्यम है, मोडेम, हब, रिपीटर, यानी इनमें से कौन सा है जो संचरण का माध्यम है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखो बोला विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ चली जाती है? वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर। कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर। विंडोज के अंदर आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो वहाँ कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। MS पेंट की फाइल का विस्तृत नाम होता है डॉट बिट मैप पिक्चर, ठीक है, डॉट BMP। अगला दो, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। कौन सा डिवाइस है? माउस। कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है, कंप्यूटर की संरचना की नहीं, ये तो नहीं होती। फाइल व फोल्डर की बिल्कुल सही है। स्मृति की नहीं होती। डिलीट की फाइल और फोल्डर की नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे, फाइल व फोल्डर की। विंडो में किस बार में फाइल विकल्प होता है? तो विंडो के अंदर किस बार के अंदर कौन सा फाइल विकल्प होता है? किस बार के अंदर होता है? मेन्यू बार के अंदर। विंडो की मेन्यू बार के अंदर कौन सा विकल्प होता है? फाइल विकल्प होता है। विंडोज की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? तो सही आंसर कितने हो जाएंगे? 3। तो विंडो की टाइटल बार है, ऊपर वाली पट्टी जिसको हम टाइटल बार कहते हैं। वैसे बटन तो 4 होते हैं, लेकिन एक समय में कितने बटन दिखाई देते हैं? 3, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर और तीसरा होता है क्लोज बटन। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। क्या कहलाती है? शट डाउन। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो डोज तो नहीं है, विंडो 98 भी था, विंडो X भी था। तो उपरोक्त सभी ना, बे और से, पहला गलत है, ठीक है। अगला देखो, ई शासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है ई नागरिकता, ई सिटीजन, ई परिवहन हो गया, ई एजुकेशन हो गया, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है डिजिटल भारत। क्या नाम है? डिजिटल भारत। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है? उसको हम कहते हैं ई मित्र। क्या कहते हैं? ई मित्र। राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई एक सेवा है। उत्पादन और क्रेता यानी खरीदार के मध्य स्थलों का श्रृंखला को छोटी करने का कार्य कौन करता है? बताओ। वो करता है ई वाणिज्य, ई कॉमर्स। सही आंसर क्या है? ई कॉमर्स। कौन सा संसाधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, डिजिटल सामग्री भी हो गई, तो इसमें नहीं होता। कौन सा है? बी, ठीक है, ये हो जाएगा। पुस्तकों का इस्तेमाल ई लर्निंग के अंदर नहीं किया जाता, ठीक है। चलो अब देखते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन। देखो, डाटा को डिस्क में पढ़ने व लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो डाटा को जो डिस्क है उसमें लिखने और पढ़ने का कार्य किसके द्वारा? रीड राइट हैंड के द्वारा। रीड और राइट हैंड के द्वारा डाटा को पढ़ने या लिखने का कार्य किया जाता है। किसके अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर। मॉनिटर की स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो बच्चों, मॉनिटर की जो छोटी छोटी डॉट्स होते हैं जिसके द्वारा स्क्रीन बनती है उसको हम कहते हैं पिक्सल। स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर पर स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? तो बच्चों, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रिंटिंग के समय आवाज़ करते हैं टाइपराइटर की तरह, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आवाज़ नहीं करते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला है, फ्लॉपी डिस्क या उसके आवरण में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? डिस्क हब। क्या कहते हैं? डिस्क हब। माइक्रो फ्लॉपी डिस्क का व्यास होता है, कितना होता है? 1.5 इंच। जो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका व्यास कितना होता है? 3.5 इंच होता है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक प्राथमिक मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी। एक कौन सी होती है? प्राथमिक मेमोरी। और दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। अगला देखो,
मॉनिटर का क्या कार्य, मॉनिटर क्या कार्य करता है, यानी जो मॉनिटर है उसका इस्तेमाल क्यों करता है, वो क्या कार्य करता है। सबसे अधिक काम में आने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर। अगर हम इनपुट की बात करें तो कीबोर्ड होता है, जो सबसे अधिक कॉमन इनपुट डिवाइस वो कीबोर्ड है। उसी प्रकार जो कंप्यूटर के अंदर जो कॉमन आउटपुट डिवाइस जो सबसे अधिक काम में आने वाला वो कौन सा है, मॉनिटर होता है। यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, मॉनिटर के द्वारा। अगर मॉनिटर बंद है तो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या कहते हैं, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। दो इनपुट और दो आउटपुट डिवाइस के लिए क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो इनपुट आप कीबोर्ड और माउस कह सकते हो, और आउटपुट में मॉनिटर और स्पीकर। इसके अलावा और भी लिख सकते हो। लेजर प्रिंट किस प्रणाली पर कार्य करता है, देखो ये लेजर किरणों इन लेजर बीम पर आधारित होता है। किसी करेक्टर को छापने के लिए उस पर लेजर किरण डाली जाती है। लेजर प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर भी करेक्टर या कुछ भी छापना है वहाँ पर क्या डाली जाती है, लेजर डाली जाती है। प्रोजेक्टर किस काम आता है, तो अगर आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, प्रोजेक्टर का। कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों और सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्टर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्ट का। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो घटनाक्रम हो रहे, जो चित्र है, सूचना है, उसको अगर बड़े पर्दे के अंदर दिखाना है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोजेक्टर का। अगला देखो, कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयां के नाम लिखिए। यानी कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट। सिस्टम यूनिट के अंदर आपको मान से क्या होता है, CPU होता है। इनपुट यूनिट के अंदर जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट के अंदर आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर जो तंत्र है, स्ट्रक्चर है, उसकी मुख्य कितने कंपोनेंट होते हैं, 3, सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट। इन इनपुट इकाइयों के उदाहरण लिखिए। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, वेब कैमरा है। ये सब कुछ किसके उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के। किसके उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के। अंक गणितीय और तार्किक इकाइयों के कार्य लिखिए। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अंक गणितीय तार्किक इकाई जिसको हम ALU कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यह यूनिट अंक गणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रिया जिसे लॉजिकल ऑपरेशन करती हैं। एक अंक गणितीय क्रियाओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित होते हैं। अंक गणितीय क्रियाओं के अंदर क्या हो सकता है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब कुछ शामिल है। और तार्किक क्रियाओं के अंदर ALU 2 संख्याओं या डाटाओं के मध्य क्या करता है, तुलना कर परिणाम हाँ या नहीं में देता है। और तार्किक के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक डाटा या परिणाम की मध्य तुलना करके परिणाम हाँ या नहीं में देता है। अब आपके पास कुछ संख्या है 10, इनको द्विआधारी संख्या के समतुल्य दशमलव लिखिए। देखो बच्चों, पहला कौन सा है, 1 0, ठीक है, जिसका आधार कितना है, 2। हमें समतुल्य दशमलव संख्या, इसका आधार कितना है, 10 याद करनी है, कुछ नहीं करना। 1 0, इसको किससे गुणा कर लो, 2 से, और घात 0 और 1 बीच में प्लस करो। 2 की घात 0 0 होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम 1 माना है। 1 प्लस 2 की घात 2 है, 2 के 1 को 0 से, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो 1 0 के समतुल्य बाइनरी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसी प्रकार जो 1 1 0 है, इसके समतुल्य जो बाइनरी संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपके 6 के, किसका है, 6 के, ठीक है। अगर बात करें इसके समतुल्य 10 7 है। अगर इसकी बात करें तो 1 और ये हो गया 8 8 10 11 है ना, 11 ही होंगे ना। क्या संख्या है, 1 0 1 1, जीरो 1 2 3 और फिर इनकी क्या कर लो, जोड़।
ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 8। तो इसकी कितनी हो जाएगी 11, और ये हो गया 8 और 4, ये 12, और ये हो जाएगा आपके 14। ठीक है, और ये हो गया 6 और ये हो गया 2 के बराबर। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एनी टाइम मनी। कुछ जगह पर ये एनी टाइम मनी फुल फॉर्म चलती है और कई जगह ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अपन इंडिया की बात करें तो अधिकतर यही है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पे काम करता है, तो कौन सी पद्धति पे काम करता है, बाइनरी पद्धति पे। कौन सी पद्धति पे काम करता है, बाइनरी पद्धति पे। सुपर कंप्यूटर के कुछ उदाहरण दीजिए, जैसे परम है, क्रे है, एनईसी है, सीडीसी है, कुछ सुपर कंप्यूटर के क्या है उदाहरण है। एएलयू का पूरा नाम है, एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए। एक तो हम कह सकते हैं विंडो, जिसमें विंडो एक्सपी है, 7 है, 8 है, 10 और 11 है, और एक लाइनेक्स। अगला देखो, सबसे पुराना और सस्ता संचार माध्यम कौन सा है, तो सबसे पुराना और सस्ता संचार माध्यम कौन सा, ट्विस्ट पेयर केबल। कौन से, ट्विस्ट पेयर केबल। अगला, वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे तीव्र संचार माध्यम कौन सा है, तो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। सबसे तीव्र संचार माध्यम कौन सा है, संचार माध्यम कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। एपॉक्सी की कोर पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं, क्लेडिंग, क्लेड या क्लेडिंग कहते हैं। अगला देखो, रिपीटर का एक मुख्य कार्य है कमजोर सिग्नल को रीजनरेट या एम्पलीफायर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपीटर का है। यानी अगर लंबी दूरी तक सिग्नल भेजने हैं, सिग्नल कमजोर है, तो हम बीच में किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपीटर का। और रिपीटर ध्यान का 2 पोर्ट डिवाइस है। संचार उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर, 36,000 भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फेडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फेडेलिटी। संकेतों को एनालॉग और डिजिटल को एनालॉग में बदलने वाली युक्ति या डिवाइस को क्या कहते हैं, मोडेम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोडेम। एक बड़े कस्बे को कवर करने वाले नेटवर्क का नाम बताइए, उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कौन सी टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवर्त क्रम में जुड़े होते हैं, यानी ऐसे। ठीक है, तो ये होता है ट्री टोपोलॉजी के अंदर। किसके अंदर होता है, ट्री टोपोलॉजी के अंदर। डेस्कटॉप पर नया आइकन बनाने की कैसे बनाया जा सकता है, डेस्कटॉप पर नया आइकन निम्न। फिर देखो, पहले तो आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको जाना है ऑल प्रोग्राम से जाना है सेलेक्ट आइकन और ड्रैग करके ड्रॉप करना है। यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, ऑल प्रोग्राम, और वहाँ से आपको जो भी आइकन डेस्कटॉप पे चाहिए उसको सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके क्या कर लोगे, ड्रॉप कर लोगे। दूसरा है कि आप फाइल लोकेशन पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट आइकन सेलेक्ट करोगे और क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। फाइंड फाइल लोकेशन है, जहाँ पर आपकी उस जो फाइल का शॉर्टकट बना है वो कहाँ पर है उसकी लोकेशन को फाइंड करो, वहाँ से आइकन को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके क्या करो, डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर दो। किस पर क्लिक कर दो, डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर लो। किसी विंडोज का कैसे आकार बदला जा सकता है, अगर आपके पास कोई विंडोज है ना, उसके आपको क्या बदलना है, साइज बदलनी है। जब हम विंडोज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो माउस को संबंधित किनारों वाली लाइनों पर लाएंगे। आपको क्या करना, जिस विंडो को छोटा या बड़ा करना है तो उसके माउस को हम उसके किनारों पर लेके आएंगे। कहाँ पर लेके आएंगे, किनारों पर लेके आएंगे। ऐसा करने पर माउस का पॉइंटर के इस प्रकार दोनों तरफ तीर का निशान लग जाएगा। दोनों तरफ किसका निशान लग जाएगा, तीर का निशान इस प्रकार दिखाई देगा। हम विंडो को किनारों को दाएं या बाएं से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विंडो के ऊपर और नीचे से भी हम बदलाव कर सकते हैं। डोस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अंतर बताना है। तो देखो बच्चों, डोस है ये कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है, और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर क्या है, आधारित है। शॉर्टकट मेन्यू से आप क्या समझते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या फाइल या आइकन पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देने वाला एक मेन्यू होता है। ये उस ऑब्जेक्ट से जुड़े सभी
सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कमांड दिखाई देते हैं। अब कह रहा अभी शॉर्टकट मेन्यू है, से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना, अपन कोई भी ऑब्जेक्ट है, फाइल है, कोई आइकन है, उस पर जब राइट क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुलती है, उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो उस आइकन ऑब्जेक्ट से संबंधित जो बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाले जो कमांड है उनकी सूची प्रदर्शित होती हैं। टास्क पैन से आप क्या समझते हैं? जो टास्क कर रहे हैं उससे संबंधित काम आने वाले कमांड कहाँ पर होते हैं? टास्क पैन पर प्रदर्शित होते हैं। एंड जो टास्क जो आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित जो काम है, आने वाले जो कमांड है, वो आप कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं? टास्क पैन पर प्रदर्शित होते हैं। फाइल व फोल्डर को किस प्रकार सर्च किया जा सकता है? अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर सर्च करना है तो कैसे सर्च करोगे? देखो, टास्क बार पर उपस्थित सर्च बॉक्स, आपको बताइए कीबोर्ड के नीचे की जो पट्टी होती है उसको टास्क बार कहते हैं। तो क्या कहते हैं? टास्क बार। जो स्टार्ट बटन के जस्ट पास में एक सर्च बॉक्स होता है, उस पर फाइल या फोल्डर का नाम लिखकर आप सर्च कर सकते हो, या जो फाइल एक्सप्लोरर है उसकी सहायता से भी आप सर्च कर सकते हो। किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू किया जा सकता है? अगर आपको कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन चालू करनी है तो आप इसको कैसे चालू करोगे? देखो, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के उपरांत चाहे गए प्रोग्राम के विकल्प पर क्लिक करने पर संबंधित प्रोग्राम शुरू या स्टार्ट हो जाता है। आपको क्या करना है? स्टार्ट मेन्यू पर क्या क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपको प्रोग्राम चालू करना है उस पर क्या करना है? क्लिक करना है। उस पर क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक करते ही उससे संबंधित प्रोग्राम में अपने आप शुरू या स्टार्ट हो जाता है। दूसरा तरीका ये कि आप स्टार्ट मेन्यू पर उपस्थित जो रन कमांड है, जो रन विकल्प है, उसे संबंधित प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उस प्रोग्राम की कैसी फाइल है? एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लिखकर प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो। या फिर आप डेस्कटॉप पर जो उपस्थित आइकन है उस पर अगर आप डबल क्लिक करते हो तो भी आप फाइल या प्रोग्राम चालू कर सकते हो। निम्नलिखित मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज क्रियाओं को समझाइए। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? टाइटल बार दिखाई देने वाले 3 बटन, आपको पता है टाइटल बार पर 3 बटन दिखाई दे, जिसमें कहते हैं जो ये माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है पर क्लिक करने पर विंडोज मिनिमाइज होकर कहाँ पर बंद हो जाती है? टास्क बार पर बंद हो जाती है। कहाँ पर बंद हो जाती है? टास्क बार पर बंद हो जाती है। अगर बात करें मैक्सिमाइज की, विंडो को संपूर्ण डेस्कटॉप पर प्रदर्शित करना हो तो आप मैक्सिमाइज का इस्तेमाल कर लो, और अगर आपको एप्लीकेशन बंद करनी है, बंद करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? क्लोज का। आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच और निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई शासन, ई गवर्नेंस। यानी आईसीटी के माध्यम से जो सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं, ई शासन। अगला, भारत में डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना को हम क्या कहते हैं? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। उसका क्या नाम है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। उसका नाम क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। उस केंद्र का नाम बताइए, उस केंद्र का नाम बताइए जहाँ विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं एक स्थान पर क्या हो जाती है? उपलब्ध हो जाती है। उसको हम कहते हैं ई मित्र। क्या कहते हैं? ई मित्र। इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को हम क्या कहते हैं? ई वाणिज्य, ई कॉमर्स। ई वाणिज्य, ई कॉमर्स। अगला देखो, इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाला अस्थायी पासवर्ड को हम क्या कहते हैं? ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। क्या कहते हैं? ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन। देखो, एकल बिंदु प्रतिपादन से क्या तात्पर्य है? एकल बिंदु प्रतिपादन तंत्र से क्या तात्पर्य है? देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी प्रकार की योजना, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाए, जिसे कहते हैं सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, आम नागरिक, कारोबारियों तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए तकनीक के माध्यम से सरकारी योजनाओं को एक्सेस और डिलीवरी को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई शासन कहते हैं। आम नागरिक है, कारोबारी है, कर्मचारी है के लाभ के लिए तकनीक के माध्यम से सरकारी योजनाओं को एक्सेस और डिलीवरी को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ई शासन कहते हैं। ई शासन को मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम
के माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। यानी जो इनके नागरिक हैं, जो कारोबारी, जो कर्मचारी हैं, तो वो एक ही जगह पर इन सभी योजनाओं का क्या उठा सके, लाभ उठा सके, जिसे कहते हैं एकल बिंदु प्रतिपादन तंत्र। ई ट्रांसपोर्ट्स के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? जो ई ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? देखो, इसके अंदर सरकार नागरिकों को मोटर वाहन पंजीकरण, चालक आज्ञा पत्र, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना हो, कर और शुल्क जमा करवाना आदि की सुविधा हमें कहाँ पर मिलती है? ई ट्रांसपोर्ट के अंदर मिलती है। अगला, ई पुलिस से क्या अभिप्राय है? तो देखो, ई पुलिस के अंतर्गत 2 प्रकार के डाटाबेस तैयार किए जाते हैं। प्रथम तो क्या होता है, प्रथम प्रकार के डाटाबेस पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है। यानी एक प्रकार के डाटाबेस जहाँ पर पुलिस अधिकारियों क्या रखी जाती है, सूचना रखी जाती है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष या किसी कौशल यानी स्किल विशेष की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सके। यानी जो ई पुलिस के अभिप्राय हैं, एक तो वहाँ पर उनके जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस अधिकारी है, उनका डाटाबेस तैयार किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनके स्किल का इस्तेमाल किया जा सके, उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। दूसरे प्रकार के डाटाबेस में अपराधियों की जानकारी है, उनके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों की जानकारी, अपराध करने का तरीका, उनके पहचान चिन्ह आदि सूचना केंद्रीय डाटाबेस में रखी जाती है। जिसका बेनिफिट क्या होता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी कोने से अपराधी की उपलब्धता समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यानी अगर कोई अपराधी है, उसकी जानकारी सेंट्रलाइज एक जगह पर रखी जाएगी तो देश के अंदर कोई भी पुलिस स्टेशन है उस जानकारी को एक्सेस कर सकता है। डाटाबेस के अतिरिक्त आपको बताइए, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे FIR दर्ज करवानी हो या उसकी ऑनलाइन स्थिति देखने के लिए भी आप ई पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, डिजिटल सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है, डिजिटल सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? यानी अगर कोई नागरिक डिजिटल सशक्तिकरण है कि नहीं, इसे आप क्या समझते हो? डिजिटल सशक्तिकरण अर्थात डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों और समुदायों को ज्ञान, उपकरण और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया से है। डिजिटल सशक्तिकरण क्या है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों या समुदायों या को ज्ञान है, उपकरण है, संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिजिटल सशक्तिकरण कहते हैं, जो उन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने और अपने जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। जो डिजिटल सशक्तिकरण है, वो उनका उद्देश्य होता है कि वो उसने जीवन या अपने जीवन का स्तर है उसको बढ़ाने में उनकी क्या करता है? मदद करता है। अगर ई वाणिज्य से क्या अभिप्राय है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ई वाणिज्य या ई कॉमर्स का अर्थ है कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। ई वाणिज्य ई वाणिज्य ऑनलाइन व्यापारिक कार्यों को इंगित करता है। यानी ई वाणिज्य, ई कॉमर्स किसको इंगित करता है? जो ऑनलाइन जो व्यापार करते हो उसको कौन इंगित करता है? ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स, जिसमें उत्पादन और सेवा खरीदी या बेची जाती है। इसके अंदर क्या होता है? जो उत्पादन है उसको खरीदा या बेचा जाता है। अगला देखो, इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं? देखो, किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को किसी भी स्थान से, मोबाइल है, कंप्यूटर है, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र डिवाइस के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। यानी किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से, अगर कोई बैंक है जो आपको सेवा दे रहा है, उसको किसी भी स्थान से आप कंप्यूटर है, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इसके लिए बैंक की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो या मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। जो इंटरनेट बैंकिंग है, इसके लिए तो बैंक वेबसाइट बनाएगा या अपने खुद की मोबाइल ऐप बनाकर ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग साइबर कैफे में क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल साइबर कैफे के अंदर क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफे या साझा कंप्यूटर, जिसमें
कंप्यूटर आपस में सूचना को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, का प्रयोग कम करें। यदि कैफे या साझे कंप्यूटर में प्रयोग करते भी हैं तो अपना पासवर्ड और नियमित रूप से क्या करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। अगर आप साइबर कैफे के अंदर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते भी हो तो उसका जो पासवर्ड है वो नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड और यूजर आईडी सेव रह सकती है। क्योंकि जो साझा कंप्यूटर जो साइबर कैफे है वहाँ पर आपके यूजर आईडी और पासवर्ड क्या रह सकते हैं, सेव रह सकते हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपके सेव है, अगर कोई अन्य कंप्यूटर उपयोग करता है उस कंप्यूटर पर बैठता है तो उसके द्वारा लॉगिन किया जा सकता है। शुद्ध ऑनलाइन लर्निंग से आप क्या समझते हैं, प्योर ऑनलाइन लर्निंग? तो इसका मतलब होता है बच्चों जो पढ़ाई है वो पूर्ण रूप से इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से ही की जाए। देखो ऑनलाइन लर्निंग में प्रशिक्षु जो यानी जो अध्ययन कर रहा है कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। प्योर ऑनलाइन का मतलब है कि जो प्रशिक्षु है जो पढ़ाई कर रहा है वो ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन ही सभी प्रकार की सामग्री क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसको प्योर ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग में प्रयुक्त होने वाले साधनों के नाम बताइए। अगर आप ई लर्निंग करना चाहते हो तो उनमें कौन कौन से साधन का प्रयोग आप कर सकते हो। एक तो आपको तो कंप्यूटर और मोबाइल तो चाहिए हो, कंप्यूटर और मोबाइल में से कुछ चाहिए होता है। अगर कुछ वॉइस भेजनी है तो माइक्रोफोन चाहिए, सुनने के लिए स्पीकर चाहिए, चेहरा दिखाने के लिए वेब कैमरा चाहिए, इंटरनेट या इंट्रानेट या एक्सट्रानेट कुछ तो कुछ नेटवर्क होना ही चाहिए। ऑडियो या वीडियो टैप हो सकती है, उपग्रह प्रसारण का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरेक्टिव टेलीविजन का इस्तेमाल कर सकते हो, सीडी रोम आदि के द्वारा भी विषय वस्तु प्रतिपादन किया जा सकता है। अगला देखो एसिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है। तो एसिंक्रोनस लर्निंग में प्रशिक्षु और प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं। तो एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है, सिंक्रोनस के अंदर तो होता है कि जो ज्ञान देने वाले जो टीचर और स्टूडेंट है वो दूर दूर होते हैं, लेकिन सेम टाइम ही वो टीचर पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। तो कि एसिंक्रोनस मोड के अंदर क्या होता है कि टीचर ने पढ़ा दिया और जो स्टूडेंट है वो अपने सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ाई कर सकता है, वो रियल टाइम पढ़ाई नहीं करता, दूर होते हैं तथा उसके मध्य वास्तविक समय में इंटरेक्शन क्रिया नहीं होता है। जिस समय टीचर पढ़ा रहा है उसी समय स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होता, वास्तविक समय के अंदर इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे इंटरनेट या सीडी रोम पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, अगर इंटरनेट यूट्यूब के ऊपर आप कोई सामग्री अध्ययन कर रहे हो तो पहले ही डाल दी गई है, हाथों हाथ थोड़ी देख रही हो। या ऑडियो वीडियो टैप है पर उपलब्ध सामग्री, जैसे आप कोई सीडी के अंदर कोई सामग्री जो पढ़ाई कर रहे हो तो सामग्री तो पहले ही रिकॉर्ड कर दी गई है, ठीक है ना। तो एसिंक्रोनस मोड के अंदर क्या होता है, जो प्रशिक्षक और प्रशिक्षु है वो दूर दूर तो होते हैं लेकिन वास्तविक समय के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं। जबकि सिंक्रोनस मोड के अंदर प्रशिक्षु और प्रशिक्षक दोनों दूर दूर होते हैं लेकिन वो वास्तविक समय के अंदर एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। अगला देखो कट कॉपी पेस्ट क्रिया को समझाइए। कट कॉपी और पेस्ट की जो क्रिया है उसको समझाइए। आपको बताइए कट का मतलब क्या होता है। कट सिलेक्टेड आइटम को कट करके अन्य स्थान पर ले जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कट का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिलेक्टेड आइटम है उस स्थान से हटाकर कहीं और चाहिए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको आइटम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आइटम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्लिक कट कमांड या कंट्रोल एक्स, तो फिर आपको कट कमांड पे क्लिक करना है या कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल एक्स की प्रेस करनी है। किसी अन्य स्थान पर जाकर क्लिक पेस्ट कमांड और किसी अन्य पर जहाँ पर आपको ये टेक्स्ट चाहिए वहाँ जाकर आप या तो पेस्ट कमांड पर क्लिक करो या कंट्रोल प्लस वी दबाओगे कीबोर्ड के द्वारा। अगला है कॉपी कमांड जिसको कंट्रोल सी है। सेलेक्टेड आइटम की प्रतिलिपि बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। सबसे पहले तो आपको वही प्रक्रिया है, आइटम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्लिक कॉपी कमांड या कंट्रोल सी बटन दबाएंगे। किसी अन्य स्थान पर जाकर क्लिक पेस्ट कमांड पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे या कंट्रोल वी दबाएंगे। और पेस्ट क्या होता है जब बताइए बच्चों, कट और कॉपी की गई सामग्री को लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कट या कॉपी किए गए आइटम किसी अन्य स्थान पर जाकर पेस्ट कमांड यानी कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया जाता है। रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी किसी फाइल या फोल्डर का क्या करना है, रीनेम करना, दोबारा नाम लिखना है। हम किसी फाइल या फोल्डर का नाम
बदलना रीनेम कहलाता है, यानी किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना क्या कहलाता है, रीनेम कहलाता है। प्रक्रिया क्या है, सेलेक्ट आइटम या फोल्डर। तो अगर रीनेम करना तो प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले उस आइकन या फोल्डर या फाइल को पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फाइल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको कौन सा बटन दबाना है, माउस के द्वारा राइट क्लिक करना है। कौन सा क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, जिससे आपके सामने क्या ओपन शॉर्टकट मेन्यू, एक छोटी सी शॉर्टकट लिस्ट ओपन होगी, जिसमें से आपको किस पर क्लिक करना है, क्लिक रीनेम विकल्प पर क्या करना है, क्लिक करना है, और वहां पर आपको नाम टाइप करना है और एंटर किया ओके बटन को प्रेस करना है। स्टार्ट मेन्यू में मेन्यू कौन सा होता है, तो स्टार्ट मेन्यू कौन सा होता है बच्चों, जो कंप्यूटर डेस्कटॉप है उसके नीचे वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के लेफ्ट साइड के अंदर एक बटन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन कहते हैं। ये टास्क बार पर बाईं तरफ होता है। कहाँ पर होता है, टास्क बार की बाईं तरफ होता है। स्टार्ट बटन के द्वारा सभी प्रोग्रामों के आइकन या सिस्टम से संबंधित आइकन होते हैं। जो टास्क बार है, टास्क बार के बाईं तरफ होता है और स्टार्ट बटन के द्वारा सभी प्रोग्रामों के आइकन और सिस्टम से संबंधित आइकन होते हैं, जिस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगला है कि नोटपैड है, वर्डपैड है, पेंट एप्लीकेशन विंडो के कौन से मेन्यू में स्थित होते हैं, उसको कहते हैं विंडोज एक्सेसरी। क्या कहते हैं, विंडोज एक्सेसरी। अगला देखो, बहुत सी फाइलों को एक साथ कॉपी कैसे किया जा सकता है। आपको ये बहुत सारी फाइलें हैं, इनको क्या करना है, एक साथ कॉपी करना है। क्या करना है, एक साथ कॉपी करना। तो आप कैसे करोगे, तो पहले देखो, हाँ हम बहुत सी फाइलों को एक साथ कॉपी कर सकते हैं। पहली बात कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ हम एक साथ एक से अधिक फाइलों को कॉपी कर सकते हैं। अब करना क्या है, एक से अधिक फाइल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक पर क्लिक करना है। जिस फाइल को सिलेक्ट करना है ना, उसको कंट्रोल दबा के उस फाइल के ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे। जिन पर आप क्लिक करोगे कंट्रोल के साथ, वो फाइल क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का इस्तेमाल करेंगे या राइट क्लिक, या फिर आप कंट्रोल सी बटन दबाओ, या जो सिलेक्टेड फाइल है उसके ऊपर राइट क्लिक करो और सिलेक्ट कॉपी कमांड पर क्या कर दो, क्लिक कर लो। दूसरा तरीका कि एक से अधिक फाइल को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो। शिफ्ट के साथ कौन सी, एरो की है जो तीर के निशान वाले, इनका इस्तेमाल करके भी आप फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हो। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी या राइट क्लिक एंड सिलेक्ट कॉपी कमांड कर सकते हो। उसके लिए सिंपल से तरीका है, तो कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल सी दबाओ या राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट कॉपी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। GUI को समझाइए, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होते हैं। तो GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पर आधारित है, GUI पर आधारित है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के इंटरफेस के अंदर यूजर उपयोग करता है, उसको कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे संबंधित आइकन पर माउस पॉइंटर से क्लिक करना होता है। उसे क्या करना होता है, उसे संबंधित जो आइकन है उस पर माउस पॉइंटर के द्वारा क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। अगला देखो, विंडोज की स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। विंडोज के अंदर जब स्क्रॉल बार आती है ना, उसकी क्या उपयोगिता है। तो बच्चों आपको बताइए, जब आपका कंटेंट है विंडो के अंदर प्रदर्शित नहीं होता, तो आपके पास दो स्क्रॉल बार प्रदर्शित होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, कब होती है, या तो चौड़ाई में आपकी सामग्री अधिक है या जो ऊंचाई है उसमें अधिक है। यदि विंडो इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सभी जानकारी, यानी यदि विंडो इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सभी जानकारी एकटा दिखाई जा सके, तो स्वतः ही कौन सी बार प्रदर्शित हो जाती है, स्क्रॉल बार प्रदर्शित हो जाती है। यदि विंडो की साइज इतनी बड़ी नहीं है कि जिसमें सभी सामग्री दिखाई दे, तो जो स्क्रॉल बार है वो अपने आप प्रदर्शित हो जाती है। वर्टिकल स्क्रॉल बार दो प्रकार की, वर्टिकल होती है कि हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल ये विंडोज के राइट साइड है, यानी जैसे ये विंडो है तो इस तरफ, ठीक है, राइट साइड पर प्रदर्शित होती है, जिसके द्वारा जानकारी को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जाता है। तो इस पट्टी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, जानकारी को या तो ऊपर ले जा सकते हो या फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हो। दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये विंडो के नीचे की बॉटम यहाँ पर प्रदर्शित होती है, ठीक है, और जिसके द्वारा जानकारी को आप कैसे कर सकते हो, या तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ स्क्रॉल कर सकते हो। अगला देखो,
विंडोज़ 95 और विंडोज एक्सपी में अंतर बताइए। जो विंडोज़ 98 था और जो विंडोज एक्सपी था उसके अंदर क्या अंतर? देखो दोनों ही GUI पर आधारित है, दोनों ही किस पर है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। देखो फाइल सिस्टम, जो विंडोज़ 98 में FAT फाइल सिस्टम का समर्थन करता था, जबकि जो विंडोज एक्सपी है वो FAT और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम दोनों फाइल सिस्टम का क्या करता था? समर्थन करता था। जबकि 95 केवल FAT फाइल एलोकेशन टेबल का ही समर्थन करता था। सिस्टम रीस्टोर, विंडोज एक्सपी में सिस्टम रीस्टोर की सुविधा होती थी, जबकि विंडोज 90 में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। अब देखो विभिन्न बेतार संचार माध्यमों के नाम लिए, एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के आपको क्या लिखना है? नाम। तो एक तो था रेडियो वेव। कौन सा? रेडियो वेव। रेडियो वेव के बारे में केवल बच्चों दो जानकारी याद रखना। एक तो इसकी जो डाटा संचरण है वो लंबी दूरी तक होती है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। और इसके जो तरंगे हैं वो लंबी दूरी तक गमन करती हैं। दूसरा कि अमोनी डायरेक्शन की होती है। अमोनी मतलब इसकी जो तरंगे हैं वो चारों दिशाओं के अंदर फैलते हैं और ये आसानी से दीवारों को पार कर सकते हैं। कौन सी? रेडियो तरंगे है। अगला है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, ये टावर टू टावर ट्रांसमिशन होता है, यानी ये एक सीधी रेखा के अंदर ट्रांसमिशन होता है। जैसे मान लो एक टावर है जहाँ पर ये लगा हुआ है, सामने भी एक टावर है, ठीक है, तो ये एक सीधी रेखा के अंदर क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। अगर बीच में अगर कोई भी अगर पहाड़ आ जाए, कोई घर आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, तो इसमें ट्रांसमिशन संभव नहीं होता। अगला आपको पता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे धरती से ऊपर क्या लगे होते हैं? उपग्रह लगते हैं, और इसमें भी कम्युनिकेशन के लिए दोनों जो सैटेलाइट है और जो बेस स्टेशन है वो एक सीधी रेखा के अंदर होना जरूरी है। अगला इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। तो ये बच्चों अपने जो टीवी के रिमोट है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना इन तीनों को तरंगों को उत्पन्न करने के लिए हमें गवर्नमेंट से क्या चाहिए? परमिशन चाहिए, जबकि इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आपको पता ही है आजकल हम मोबाइल नेटवर्क डाटा शेयर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वाईफाई। और डाटा ट्रांसफर करने के लिए अधिकतर किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लूटूथ का। ये सब कुछ है संचार माध्यम जिसके अंदर वायर का इस्तेमाल नहीं करते, बेतार संचार माध्यम। क्रॉस टॉक किसे कहते हैं? देखो बच्चों क्या होता है, जब दो वायर है, ठीक है, देखो ट्विस्ट पेयर केबल में दो फतक यानी इंसुलेटेड तांबे कॉपर के तार होते हैं। ट्विस्ट पेयर के अंदर क्या होता है? दो तांबे के, ठीक है, तांबे के दो तार होते हैं। तांबे के क्या होते हैं? दो वायर होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या कुंडली नुमा, यानी इसे कुंडली मार रखा ना, ये उस कुंडली नुमा सर्पिला अवस्था में लपेटे होते हैं। तारों को ऐंठना यानी ट्विस्ट का उद्देश्य विद्युत तरंगों यानी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस को कम करना होता है। इस तरह के इंटरफेस को ही क्रॉस टॉक कहते हैं। तो देखो होता क्या बच्चों, अगर मान लो एक वायर के अंदर नेगेटिव धारा, एक अंदर पॉजिटिव है, अगर ये तार वायर अलग अलग होंगे तो ये जो प्रकृति के अंदर से नेगेटिव वायर है वो अपने नेगेटिव वायर को क्या करे? नेगेटिव ऊर्जा को क्या करे? वायर के पास खींचेगा, जिससे वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाए। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव तरंगों को खींचेगा। हम दोनों को क्या ट्विस्ट कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? ट्विस्ट। जैसे जो नेगेटिव धारा है वो पॉजिटिव को पास में नहीं आने देता, और पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव को अपने पास में नहीं आने देता, जिससे वायर गर्म नहीं होता। तो वायर को इसके ऐंठने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि उसके जो क्रॉस टॉक है उसको कम करना है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस को क्या करना है? कम करना है। कोएक्सियल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो कोएक्सियल केबल है आपको पता ही है, जिसके अंदर एक तांबे का क्या होता है? वायर होता है, इसके ऊपर एक लेपन चढ़ा होता है, और इसके ऊपर क्या एक जालीदार नुमा परत होती है, और उसके ऊपर एक क्या चढ़ा होता है? जैकेट होता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी के संचार करना हो तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर शॉर्ट दूरी है तो उसके लिए आप ट्विस्ट पेयर केबल का इस्तेमाल कर सकते हो, और बहुत लंबी दूरी है तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल इस्तेमाल होते हैं। थिन नेट कोएक्सियल केबल का उपयोग नेटवर्किंग के अंदर, तो देखो कोएक्सियल केबल दो प्रकार की होती है, एक तो थिन नेट होती है और एक थिंक नेट होती है। कौन सी? एक तो थिन नेट होती है और एक थिंक नेट होती है। जो थिन नेट केबल है इसका इस्तेमाल तो होता है नेटवर्किंग के लिए, और जो थिंक नेट केबल है, कौन सी? थिक नेट केबल, इसका इस्तेमाल होता है टीवी नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। अब अगला है ब्लूटूथ का उपयोग बताइए। जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसका उपयोग बताइए। तो ब्लूटूथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे पीडीए है,
मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर है, डिजिटल कैमरा है, वीडियो गेम के जो कंसोल होते हैं ना जिसके द्वारा आप गेम खेलते हो इत्यादि को जोड़ने और सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है माइक्रोवेव टावर अधिक ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं? तो मैंने बच्चों बताया था जो माइक्रोवेव का जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है? एक सीधी रेखा के अंदर। कैसे होता है? एक सीधी रेखा के अंदर। अगर बीच में कोई भी पहाड़ आ जाता है तो ये संचार संभव नहीं होता है। इसीलिए इन टावरों को क्या लगाया जाता है? अधिक हाइट पे लगाया जाता है ताकि बीच में कोई भी पहाड़ी या कोई घर नहीं आए। सूक्ष्म माइक्रोवेव को केवल एक सीधी रेखा में ही चलती। माइक्रोवेव एक सीधी यानी स्ट्रेंथ सीधी रेखा में चलती है। इसके मार्ग पर कोई भी बड़ी इमारत, पहाड़ या अन्य बाधा आ जाने पर उन्हें पार नहीं कर सकती। अतः आवश्यकता होती है कि जो ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है एक सीधी लाइन ऑफ साइट पे हो, यानी एक सीधी रेखा पर हो। इसके लिए प्रेक्षक एंटीना और जो रिसीवर एंटीना है वो काफ़ी ऊंचाई पर और एक सीधी रेखा पर लगाए जाते हैं। अगला देखो, एनालॉग और डिजिटल संचार में अंतर बताइए। जो एनालॉग संचार है और जो डिजिटल संचार है उसमें अंतर बताइए। देखो, एनालॉग के अंदर यह संकेत समय के सापेक्ष सतत कंटिन्यूस रूप से निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो समय के साथ लगातार क्या होता है? बदलते रहते हैं। और एक एनालॉग सिग्नल का मान एक दी गई प्रास में कुछ भी हो सकता है। जो एनालॉग सिग्नल का मान है वो एक दी गई रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है। एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचार का उदाहरण है। जो टेलीफोन सिस्टम है वो किसका उदाहरण है? एनालॉग डाटा कम्युनिकेशन का। जो डिजिटल संकेत होते हैं वो असतत होते हैं। एक डिजिटल सिग्नल दी गई प्रास में कुछ भी मान नहीं ग्रहण कर सकता, उसका मान कुछ भी नहीं हो सकता है। या तो ऑन जीरो होगा या फिर क्या होगा? ऑफ, यानी ऑन यानी एक, या ऑफ है तो जीरो अवस्था में हो सकता है, यानी इसका मान कुछ भी नहीं हो सकता है। या तो जीरो होगा या फिर कितना होगा? एक होगा। अगला एक लैन की दो विशेषताएं बताइए। हम लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं उसकी विशेषता बताओ। देखो, पहली विशेष जिसमें जो डाटा संचार है वो होता है 15 मेगाबाइट पर सेकेंड। 15 मेगाबाइट 10 मेगाबाइट पर सेकेंड से लेकर 100 MBPS का। MBPS का मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी लैन के अंदर जो डाटा संचरण होता है वो 10 MBPS से लेकर 100 MBPS के बीच में होता है। ठीक है। दूसरा, ये सुरक्षित है क्योंकि नेटवर्क प्रमाणित उपयोग करता ही अन्य कंप्यूटरों या साधनों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है कि लैन क्या होता है? सुरक्षित होता है। जिसका अंदर जो प्रमाणित उपयोग करता है, जो ऑथेंटिकेशन उपयोग करता है, वही केवल लैन के अंदर एक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में नोड की विशेषता बताइए। देखो, स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या एक सेंट्रलाइज हब होता है, उससे सभी कंप्यूटर एक स्टार के आकृति में आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये कह रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में नोड की क्या विशेषता होती है। देखो, इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। पहली विशेषता क्या है कि सभी नोड्स किससे जुड़े होते हैं? केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसे हब या होस्ट कहते हैं। जो बीच वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? हब या होस्ट कहा जाता है। इसमें कोई भी दो नोड्स परस्पर सीधे जुड़े हुए नहीं है। तो पहली स्टार टोपोलॉजी नोड्स की विशेषता क्या है? इसमें सभी जितने भी कंप्यूटर हैं वो सेंट्रलाइज हब से जुड़े हुए होते हैं या होस्ट से जुड़े हुए होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी है कि इसमें जो नोड्स होते हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, सीधे जुड़े हुए नहीं होते हैं। नोड्स के बीच संचार केंद्रीय कंप्यूटर, जो बीच वाला कंप्यूटर है, इसी के माध्यम से होता है। और ये सभी नोड्स के मध्य होने वाले संचार को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर है यही सभी नोड्स के मध्य जो संचार होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, स्टार टोपोलॉजी के अंदर जितने भी नोड्स होते हैं वो सेंटर या हब कंप्यूटर से या होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। और इसमें नोड्स आपस में सीधे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो होस्ट या हब के द्वारा ही संचार कर पाते हैं। अगला, राउटर का क्या कार्य है? राउटर का क्या कार्य होता है? देखो, उदाहरण उत्तर, दो या दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राउटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास दो या दो से अधिक नेटवर्क है, उनको कनेक्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राउटर का। किसे करते हैं? लैन को वैन से कनेक्ट करना। लैन से लैन नहीं, लैन को अगर वैन से कनेक्ट करता है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? राउटर का। किसका इस्तेमाल करोगे? राउटर का। या हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राउटर का। राउटर ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करता है। जो राउटर है वो ब्रिज की तुलना में क्या अधिक दक्षता के साथ कार्य करता है। राउटर इससे जुड़े सभी नेटवर्क से डाटा प्राप्त करता है और पहुंचने के पते, जिसको डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर उन्हें आगे भेज देता है। राउटर क्या करता है? उससे जुड़े जितने भी नेटवर्क है उनसे डाटा प्राप्त करता है
और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है जहाँ पर उस सूचना को पहुँचाना है उसको आगे उस दिशा के अंदर आगे भेज देता है। स्विच और हब में क्या अंतर बताइए? देखो स्विच क्या होता है, इसे मल्टीपोर्ट ब्रिज कहते हैं। स्विच क्या होता है? मल्टीपोर्ट ब्रिज होता है, जबकि जो हब होता है उसको मल्टीपोर्ट रिपीटर कहते हैं। मल्टीपोर्ट रिपीटर कहते हैं। स्विच में स्रोत से प्राप्त डाटा या सूचना पते डेस्टिनेशन एड्रेस के अनुसार केवल जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर या डेस्टिनेशन डिवाइस को ही प्रेषित किया जाता है। स्विच के अंदर क्या होता है, जैसे सूचना आती है तो जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है जो सूचना को ग्रहण कर रहा है केवल उसी को सूचना भेजता है, क्योंकि स्विच के पास क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। उस स्विच से कनेक्ट जितने भी डिवाइस होते हैं उनका एड्रेस होता है। हब के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार का कोई एड्रेस नहीं होता। तो हब के पास जब सूचना आती है तो उससे जुड़े हुए जितने भी डिवाइस हैं उनको वह सूचना भेज सकता है। तो स्विच क्या होता है, एक तो मल्टीपोर्ट ब्रिज किसको कहते हैं, स्विच को कहते हैं, और मल्टीपोर्ट रिपीटर किसको कहते हैं, हब को कहते हैं। स्विच क्या करता है, स्विच के पास जब डाटा आता है तो वो जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है जिस कंप्यूटर को सूचना भेजनी केवल उसी को भेजता है, क्योंकि उसके पास मैक एड्रेस होता है। जबकि हब क्या करता है, उससे जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर है नोड्स है उन सभी को सूचनाएं भेज देता है। अगला सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर बताइए, यानी सॉफ्ट कॉपी किसे कहेंगे और हार्ड कॉपी किसे कहेंगे। देखो जो परिणाम स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं या ध्वनि के रूप में प्राप्त किए जा रहे हैं तो उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो और परिणाम है वो स्क्रीन पर देख रहे हो या आवाज़ के रूप में सुन रहे हो तो उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब प्राप्त परिणामों को प्रिंटर या फ्लोटर के माध्यम से कागज़ पर प्रिंट कर देते हो, जब परिणाम को प्रिंटर या फ्लोटर के द्वारा कागज़ पर प्रिंट कर देते हो तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है। जो लेजर प्रिंटर है वो किस तकनीक पर कार्य करता है। देखो ये वर्तमान में सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। वर्तमान में जो सबसे अधिक प्रिंटर काम है वो कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। ये लेजर किरणों या लेजर बीम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, लेजर बीम पर आधारित होता है। किसी कैरेक्टर को छापने के लिए लेजर किरणों डाली जाती है। अगर कुछ कैरेक्टर लिखना है कागज के ऊपर तो वहां पर क्या डाली जाती है, लेजर किरणें डाली जाती है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर को छापने के लिए किसका इस्तेमाल, टोनर का इस्तेमाल होता है। इसमें कैरेक्टर छापने के लिए किसका इस्तेमाल, टोनर। टोनर के अंदर क्या होती है, एक विशेष स्याही होती है। स्याही का क्या होता है, पाउडर होता है। टोनर के अंदर क्या होता है, एक विशेष स्याही का क्या होता है, पाउडर होता है, का प्रयुक्त होता है। तीव्र गति और उच्च क्वालिटी की अगर आपको छपाई करनी है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेजर प्रिंटर का। आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रिंट क्वालिटी डॉट पर इंच और गति को पेज पर मिनट के अंदर मापी जाती है। इसके अंदर जो क्वालिटी है प्रिंट पेज की क्वालिटी मापी जाती है डॉट पर इंच, यानी 1 इंच के अंदर कितने डॉट छाप सकता है, और जो गति है वो मापी जाती है पेज पर मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर कितना पेज छाप सकता है। अगला देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर बताइए। ये कह रहा तो इम्पैक्ट प्रिंटर है और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें क्या अंतर है। इस प्रकार के प्रिंटर को धातु का एक छोटा हथौड़ा होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसके अंदर क्या होता है कि धातु का एक छोटा हथौड़ा होता है जिसे हम हैमर कहते हैं या प्रिंट हैंड, हैमर कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, प्रिंट हैंड। स्याही के रिबन पर क्या करता है, प्रहार करता है। इसमें हथौड़ा होता है, जो प्रिंट हथौड़ा कह सकते हो या प्रिंट हैंड कह सकते हो। जो स्याही का जो रिबन होता है उस पर क्या करता है, प्रहार करता है, और रिबन के नीचे वह कागज रखा जाता है जिस पर प्रिंट करना होता है। जब प्रिंट हैंड के द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हैंड पर उस समय उपस्थित कैरेक्टर कागज पर क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। ये प्रिंट के समय आवाज नहीं करता, ये प्रिंटिंग के समय आवाज करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के समय क्या करते हैं, आवाज करते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं कैरेक्टर को रासायनिक, तापीय या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान करते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसके अंदर तो कैरेक्टर छापने के लिए हैमर का हथौड़े का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें रासायनिक समीकरण कह सकते, रासायनिक या फिर तापीय या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस प्रिंटर में प्रिंट हैंड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। इन प्रिंटर में छपाई की जो गुणवत्ता वो उत्कृष्ट होती है, यानी बहुत बढ़िया होती है। यह प्रिंट के समय आवाज नहीं करती। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रिंटिंग के समय आवाज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगला, माउस का उपयोग किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। जो एक माउस है उनका आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। तो देखो, सिंगल क्लिक करना हो, डबल क्लिक करना हो या राइट क्लिक करना हो, तो इन तीनों क्रिया, या फिर ड्रैग और ड्रॉप करना हो,
तो इन 4 प्रक्रिया करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? माउस की आवश्यकता होता है। सिंगल क्लिक है, बाएं बटन को एक क्लिक से स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट या ऑप्शन को चयन किया जा सकता है। जब आप किसी भी स्क्रीन पे के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करते हो, सिंगल क्लिक करते हो, कौन सा, लेफ्ट क्लिक करते हो, तो उससे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप डबल क्लिक रहे, बाएं बटन को लगातार 2 बार क्लिक करते हो तो वो ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो पूछोगे सर राइट क्लिक क्या होता है? जो दायां बटन को अगर आप एक बार दबाते हो तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है, एक शॉर्टकट मेन्यू खुलता है जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप उस ऑब्जेक्ट से संबंधित आप उनका चुनाव कर सकते हो। अगला ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंगल क्लिक के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दायां बटन दबाया हुआ रखकर माउस की सहायता से उसे स्क्रीन पर कहीं पर भी रखा जा सकता है। यानी आपको बायां जो लेफ्ट क्लिक है उसको सिंगल क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी, जिसको हम कहते हैं ड्रैग करके ड्रॉप करना। जॉयस्टिक या लाइट पेन, जॉयस्टिक और लाइट पेन के कार्य लिखिए। तो जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक के चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है। जॉयस्टिक के अंदर क्या होता है? बीच के अंदर एक चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है जो कि स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने या चलाने आदि का कार्य करता है। तो क्या काम करता है? तो स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट है, जो चित्र है, उसको अगर हिलाना या चलाना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जॉयस्टिक का। इस हैंडल में एक बटन होता है जिसे गेम फायर आदि के काम में लिया जाता है। एक पेन के आकृति का एक प्रकाशीय संवेदी उपकरण को हम क्या कहते हैं? लाइट पेन कहते हैं, जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से क्या जुड़ा होता है, यह स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। लाइट पेन क्या करता है? अगर आपको स्क्रीन पर सीधे लिखना है तो आप लाइट पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला देखो, फ्लोटर कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो देखो फ्लोटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ड्रम पेन फ्लोटर होता है और एक तो फ्लैट बेंड फ्लोटर होता है। अगला देखो, कंप्यूटर को परिभाषा लिखिए, यानी कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट से हुई है, सबसे हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अंग्रेजी के जो कंप्यूट शब्द है उससे किसकी उत्पत्ति है? कंप्यूटर की, जिसका अर्थ होता है गणना या गिनती करना। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? गणना या गिनती करना। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर क्या होता है? स्वचालित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसमें अपरिष्कृत यानी रॉ डाटा आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण के द्वारा अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तन किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि हम अपरिष्कृत आंकड़े, जिसे रॉ डेटा कहते हैं, देकर प्रोग्राम के नियंत्रण के द्वारा उसे अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? आप डाटा इनपुट करते हो, रॉ डाटा, कंप्यूटर उसको क्या करता है? प्रोसेस करके अर्थपूर्ण सूचना के अंदर क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर कैसा है? स्वचालित ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला कि प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो किसी कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। अगर कोई भी काम करना है तो हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को हमें क्या देने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों को ही हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। यानी निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर की 4 विशेषता देखो। एक तो पहले स्पीड, एक्यूरेंसी, सक्षमता और स्मरण शक्ति, पावर ऑफ। कंप्यूटर की सीमाएं, यानी कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन भी हैं जिसे हम कंप्यूटर की सीमाएं भी कहते हैं। कंप्यूटर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। अब बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए, कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर इनडायरेक्ट रूप से क्या है? एक जड़ मशीन ही तो है। कंप्यूटर तकनीक में तेजी से क्या हो रहे हैं? बदलाव हो रहे हैं, जिसके पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। दूसरी है कि कंप्यूटर की जो तकनीक है उसमें तेजी से क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर हैं उसका उपयोग कम रह जाता है। कंप्यूटर जो संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं, जिन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस होता है। तीसरा क्या है? कंप्यूटर में संग्रहित जो महत्वपूर्ण सूचना है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। अगला है कंप्यूटर की कोई 4 उपयोग बताइए।
देखो व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बजट बनाने के लिए, अकाउंटिंग, बिलिंग और रिपोर्टिंग के लिए हम रिपोर्टिंग, प्रेजेंटेशन आदि के निर्माण में कर सकते हैं। कहाँ पर? व्यापार के लिए आप कंप्यूटर का उपयोग क्या कर सकते हो? बजट बनाना हो, अकाउंटिंग करनी हो, बिलिंग करनी हो, रिपोर्टिंग करनी हो, प्रेजेंटेशन आदि के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ केयर और मेडिसिन के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर आधारित शिक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग भी कह सकते हैं। विज्ञान, रिसर्च और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर अंतर बताइए। कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर आदि हार्डवेयर है। इन सभी भागों को हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर किसे? कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि उसे क्या करना है। यानी कंप्यूटर से अगर हमें कोई भी काम करवाना है तो कंप्यूटर को पहले हमें बताना पड़ता है कि कंप्यूटर से क्या काम बताना होता है, कंप्यूटर क्या बताना होता है कि उसे क्या करना है। इस कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं। देखो कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें पहले कंप्यूटर को बताना होता है कि उसे क्या करना है। उसके लिए हमें इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं। और इन निर्देशों को ही क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन इंस्ट्रक्शन के समूह होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। सॉफ्टवेयर किस रूप में होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, जिसे आप देख या छू नहीं सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य बताइए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह होता है जो किसी विशेष या निश्चित कार्य करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर कोई विशेष कार्य करने के लिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। यानी कार्य के आधार पर इसका निर्माण कोई भी भाषा में किया जा सकता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला सुपर कंप्यूटर की विशेषता बताइए। जो सुपर कंप्यूटर है उसकी क्या विशेषता है? तो सबसे पहली चीज आकार में बहुत बड़े होते हैं और इसकी मेमोरी और कार्य करने की गति भी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं करनी है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। इन पर अनेक व्यक्ति एक साथ क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। जो परम है, कराई है, NEC है, CDC आदि सुपर कंप्यूटर के क्या है? उदाहरण है। और इसकी स्पीड हमेशा किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अगला ट्रांसलेशन क्या कार्य करता है? ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। ट्रांसलेटर क्या करते हैं? एक भाषा से जो प्राप्त निर्देश है उसके समतुल्य अन्य भाषा के अंदर क्या करते हैं? निर्देश तैयार करते हैं। जिसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं असेंबलर, असेंबली भाषा के अंदर लिखे गए कोड को मशीनी भाषा के अंदर बदलने के लिए। एक होता है इंटरप्रेटर। अगर आप जो निर्देश का प्रोग्राम लिखा है उसको एक एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलने के लिए इंटरप्रेटर का, और पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कंपाइलर का। किसी भी अंक प्रणाली में उसके आधार का क्या महत्व है? अगर कोई भी नंबर सिस्टम है उसके आधार का क्या महत्व है? देखो कोई भी नंबर सिस्टम है, आधार उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले सिंबल की संख्या बताता है। अंक प्रणाली में आधार यह बताता है कि किसी विशेष प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग करते समय कितनी संख्याएं हैं। यानी किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दशमलव का मतलब आधार 10 होता है, जबकि बाइनरी का मतलब आधार कितना होता है? 2। दशमलव मतलब इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक सिंबल होता है और बाइनरी के अंदर 0 और 1। अगला है रैम और रोम में। रोम क्या है? इसका पूरा नाम लिखिए। तो रैम का पूरा फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम का क्या मतलब? रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है वो अस्तर मेमोरी होती है, यानी जब इसमें पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो डाटा डिलीट हो जाते हैं। जबकि रोम क्या होती है? स्थायी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। विद्युत पावर सप्लाई कट होने पर इसमें डाटा डिलीट नहीं होते हैं। देखो विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है, जबकि रोम के अंदर विद्युत आपूर्ति बंद होने पर डाटा नष्ट नहीं होता है। अगर रैम की बात करें, एस रैम, डी रैम, SD रैम, DDR रैम होती है। अगर रोम की बात है, पी रोम, EP रोम, EEP रोम आदि रोम के क्या है? उदाहरण है। पर्सन देखो बच्चों गला जाम है तो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम और विशेषता लिखिए। जो पहला निबंधात्मक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट
क्वेश्चन भी है कि नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी क्या है और विभिन्न प्रकार की जो टोपोलॉजी है उसका नाम और विशेषता बताइए। तो किसी भी नेटवर्क में नोड्स को परस्पर जोड़ने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि टोपोलॉजी किसे कहते हैं। तो नेटवर्क के अंदर जो नोड्स होते हैं उनको जोड़ने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी ही ये निर्धारित करता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचरण के लिए कौन कौन से पाथ या रास्ते उपलब्ध हैं। और टोपोलॉजी ही ये निर्धारित करते हैं कि दो नोड्स के मध्य जो डाटा संचरण होगा, डाटा ट्रांसमिशन होगा, तो उसके लिए कौन कौन से रास्ते उपलब्ध हैं। नेटवर्क स्थापित करने की लागत और जटिलता को कम काफी सीमा तक टोपोलॉजी पर निर्भर करती है। यानी कोई भी नेटवर्क है उसकी कितनी लागत होगी, कितनी जटिलता होगी, वो काफी हद तक किस पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हम 5 प्रकार की टोपोलॉजी दे रखी है। पहला रेखीय या बस टोपोलॉजी, दूसरा वर्ताकार या रिंग टोपोलॉजी जिसे हम सर्किल रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, सर्कुलर या रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। तीसरा हमारे पास स्टार या तारा टोपोलॉजी कह सकते हैं। चौथा ट्री टोपोलॉजी, पांचवा है जो ग्राफ या मेश टोपोलॉजी कहते हैं। तो याद रह जाएगा टोपोलॉजी नोड्स को परस्पर जोड़ने का जो तरीका, नेटवर्क के अंदर नोड्स को परस्पर जोड़ने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी के द्वारा ही ये निर्धारित होता है कि नेटवर्क की लागत क्या होगी, उसकी क्या जटिलता होगी, वो सब कुछ निर्भर किया किस पे करती है, टोपोलॉजी के ऊपर। टोपोलॉजी कितने प्रकार की दे रखी है, 5 प्रकार की। देखो रेखीय टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक बेस केबल होती है और उनसे आपस में ऐसे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से बंद होती है और यहाँ से बंद होती है। इस देखो इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं जिसे बैकबोन केबल कहते हैं। तो इस बीच वाली केबल से जुड़े होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन केबल कहते हैं। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः कोएक्सियल केबल काम में ली जाती है। अधिकतर किसका काम ले सकते हैं आप, कोएक्सियल केबल को काम में ले सकते हैं। केबल में 2 सिरों के मध्य टर्मिनेटर लगे होते हैं, जो सिरों का अंत है, और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, टर्मिनेटर। क्या लगे होते हैं, टर्मिनेटर लगे होते हैं। और प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस एक इथरनेट कार्ड यानी एनआईसी के द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। जैसे ये कंप्यूटर है तो इसमें एक एनआईसी कार्ड होता है जिसे इथरनेट कार्ड बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर केबल लगा के इससे कनेक्ट होता है। और प्रत्येक एनआईसी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसका एक विशिष्ट यूनिक एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। यानी प्रत्येक एनआईसी होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। IEEE के अनुसार बस टोपोलॉजी में आप अधिकतम कितने नोड्स जोड़ सकते हो, 10-30 नोड जोड़ सकते हो। IEEE जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार बस टोपोलॉजी में आप अधिकतम कितने नोड जोड़ सकते हो, 30 नोड जोड़ सकते हो। और इस टोपोलॉजी में नेटवर्क को नियंत्रण केंद्रीकृत नहीं होता। इस टोपोलॉजी के अंदर कोई केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है, अतः कहीं भी कोई भी खराबी आ जाने पर इसमें ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल है। क्योंकि इसमें देखो कोई भी सेंटर में अंदर कंप्यूटर नहीं है तो इसमें खराबी आ जाने पर ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बस की लंबाई अधिक होने पर रिपीटर का प्रयोग करना पड़ता है। अगर बस टोपोलॉजी की लाइन लंबाई क्या है, अधिक है, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएंगे। तो बीच में किसकी आवश्यकता होती है, रिपीटर की। बीच में किसकी आवश्यकता होती है, रिपीटर की। केबल में खराबी आ जाने पर पूरा नेटवर्क ही काम करना क्या हो जाता है, बंद। अगर इस टेबल के अंदर कहीं पर भी खराबी आ जाती है तो पूरा नेटवर्क ही काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है बच्चों, ऐसे एक रिंग के रूप में सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। यानी पड़ोसी वाला कंप्यूटर एक कंप्यूटर अपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स रिंग के रूप में जुड़े होते हैं। यानी किस रूप में, रिंग के रूप में। इन नोड्स को परस्पर जोड़ने के लिए ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल अथवा फाइबर ऑप्टिकल केबल को आप काम में ले सकते हैं। और प्रत्येक नोड अपने जो समवर्ती 2 नोड से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो ये नोड है तो किससे कितने नोड जुड़ा, 1 और 2। यानी प्रत्येक नोड से अपने जो पड़ोसी नोड है कितने नोड, 2 नोड से जुड़ा होता है। और प्रत्येक नोड डाटा संकेतों को आगे प्रेषित करने से पूर्व उसको क्या करता है, एम्पलीफायर करता है। अगर जैसे मान लो इस कंप्यूटर को सूचना भेजनी है तो यहाँ से जाकर फिर यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर जब सूचना आएगी इस नोड्स के बाद तो ये सूचना को क्या करेगा, एम्पलीफायर करेगा, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाकर आगे सेंड करेगा। यह भी एक विश्वसनीय टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें डाटा संचार केवल
एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता। इसको आप विश्वसनीय, एक प्रकार की विश्वसनीय टोपोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संचार एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। इसमें यदि कोई भी एक कंप्यूटर ठीक से कार्य नहीं करे तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर कोई भी एक कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो रिंग टूट जाएगी और ये कंप्यूटर काम करना बंद, ये नेटवर्क काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। एक नोड हटाने पर या नया नोड जोड़ने पर समय भी पूरा नेटवर्क बाधित होता है। यानी हमारे पास एक नया नोड्स है, अब इसको ऐड करना है तो कुछ समय के लिए नेटवर्क क्या होता है, बीच ब्रेक हो जाता है। नोड जोड़ने हटाना या जोड़ते समय नेटवर्क कुछ समय के लिए क्या रहता है, बाधित रहता है। अगला स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक बीच वाला कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से क्या, बीच वाले कंप्यूटर से क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं, जिसे हब या होस्ट कहते हैं। तो बीच वाले कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं, हब या होस्ट कह सकते हैं, हब या होस्ट कहते हैं। नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है और इनमें जो नोड के अंदर संचार होता है इस कंप्यूटर, वो सब कुछ इस केंद्रीय कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। डायरेक्ट कोई भी नोड्स, दो नोड्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। ये सभी नोड्स के मध्य होने वाले सभी संचार को नियंत्रित करता है। जो केंद्रीय कंप्यूटर है वो जितना भी संचार होता है उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें नेटवर्क प्रबंधन तुलनात्मक रूप से क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि सभी जो नोड्स हैं वो एक सिंगल सेंट्रलाइज हब या होस्ट से क्या होता है, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको प्रबंधन करना क्या होता है, आसान होता है तुलनात्मक रूप से। एक नोड के खराब हो जाने पर शेष नोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इसमें से मान लो ये नोड्स खराब होता है, ये खराब हो जाता तो नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर बीच वाला हब ही खराब हो जाए या केंद्रीय कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा कंप्यूटर ही फेल, पूरा नेटवर्क क्या होता है, फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाता है। इस नेटवर्क में केबल भी अधिक आवश्यकता होती है। अगला ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में इस प्रकार के नोड्स थे बच्चों, इसे ठीक है। इस टोपोलॉजी नोड सोपान यानी हायरार्किकल तरीके से जोड़े जाते हैं। पदानुक्रम से में सबसे ऊपर वाला नोड्स रूट नोड कहते हैं और रूट नोड के ऊपर के उप नोड्स होते हैं जो रूट नोड से पदानुक्रम में जुड़े होते हैं। इस उप नोड के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनेक स्तर हो सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें जो पहला नोड्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं, और इसके ये दो क्या है, सब नोड होते हैं। फिर इसके आगे भी हो सकते हैं, यानी एक इस सीक्वेंस के अंदर होते हैं। जो प्रत्येक नोड उसके क्या हो सकता है, एक से अधिक उप नोड और एक रूट नोड होता है। अगला ग्राफ या मेश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड टोपोलॉजी में उपस्थित अन्य सभी नोड से सीधे जुड़े होते हैं। यानी इस टोपोलॉजी के अंदर जैसे मान लो 4 कंप्यूटर है, ठीक है, तो प्रत्येक कंप्यूटर इंडिविजुअल कंप्यूटर से क्या होता है, सीधा कनेक्ट होता है, सीधा क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसमें सर्वाधिक वायर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सभी कंप्यूटर सीधे अन्य कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इस कारण ये सबसे महंगी टोपोलॉजी है, लेकिन सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी भी है। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई एक कंप्यूटर जैसे 5 नोड्स हैं, अगर आपको जोड़ना तो केबल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो इसको कुछ नहीं करा, 5 को किससे गुणा करो, 4 से, और भाग दो 2 के, 5 और 20 यानी 10। आपको कितने केबल की आवश्यकता होगी, 10 केबल की। अगला कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियों, यानी कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियों का क्या करना है, वर्णन। तो कंप्यूटर नेटवर्क को उसके विस्तार है दूरी के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटे, 4 श्रेणी मान सकते। एक तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में है, यानी अगर कुछ बिल्डिंग है, कोई भवन है, कोई डिपार्टमेंट है जो सामान्यतः किसी कार्यालय, बड़े संस्थान अथवा कारखाने या एक कमरे, एक परिसर या एक से अधिक इमारतों वाले कार्यालय, प्रयोगशाला, एक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय परिसर की रेंज तक के विभिन्न कंप्यूटर को सूचना और संचार आदान प्रदान करने के काम आते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क सामान्यतः हम क्या कहते हैं, लेन कहते हैं। अगर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कार्यालय है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर कंप्यूटर के मध्य जो कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य कौन सा नेटवर्क काम में लेते हैं, लेन काम में लिए जाते हैं। साधारण कंप्यूटर को ये नहीं रखा जाता है, साधारणतः कंप्यूटर को नहीं रखा जाता है। चलो यहाँ पर दूसरे ध्यान लेन है सबसे छोटा नेटवर्क होता है
और इसकी देख रेख करना भी क्या होता है, आसान होता है। इसकी देख रेख करना क्या होता है, आसान होता है। और इसमें शॉर्ट सर्किट या कुछ दोष आ जाए तो उसमें ढूंढना भी क्या होता है, आसान हो सकता है। इसमें डाटा संचारण की स्पीड है वो 10 से लेकर 100 Mbps होती है। और सुरक्षित है क्योंकि नेटवर्क में प्रमाणित उपयोगकर्ता ही भाग लेते हैं। अगला है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर लैंड का जो विस्तृत रूप है या बड़े भौगोलिक क्षेत्र में है, ये शहर है, कोई कस्बा है, को कवर करता है, और एक शहर से अलग अलग क्षेत्रों में स्थित किसी उपक्रम या संस्थान के भिन्न भिन्न शाखाओं को परस्पर जोड़ने का काम करता है, उसमें केबल टीवी नेटवर्क या केबल आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है मैन के उदाहरण है। इस तरह के नेटवर्क कितने होते हैं, 30 से 40 किलोमीटर के अंदर बढ़ाए जा सकते हैं। अगला वाइड एरिया नेटवर्क। इसका भौगोलिक सीमा अधिक विस्तृत होती है। ये पूरे देश है, महाद्वीप है, पूरे समूचे विश्व में फैला हो सकता है। में देशों अथवा प्रायद्वीपों के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क जुड़े कुछ भाग केबल के रूप में हो सकता है, तो कुछ टेलीफोन लाइनों के, फाइबर ऑप्टिकल केबल के, माइक्रोवेव उपग्रह से भी जुड़े हो सकते हैं। इसकी डाटा संचारण की गति अन्य नेटवर्क तुलना में क्या होती है, कम होती है। इंटरनेट वैन का ही सबसे अच्छा उदाहरण है। आपको ध्यान रखना बच्चों, नेटवर्क जितना छोटा होगा उसकी स्पीड उतनी फास्ट होगी, और नेटवर्क जितना बड़ा होगा उसकी स्पीड उतनी क्या होती है, स्लो होती है। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर कुछ व्यक्तिगत उपकरण जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, फ़ोन है, स्मार्टफोन है, प्रिंटर है आदि को जोड़कर बनाया गया जो नेटवर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। विभिन्न नेटवर्क डिवाइसों का वर्णन कीजिए। आपको क्या करना है, जितने भी प्रकार के नेटवर्क डिवाइस हैं उनका क्या करना है, वर्णन करते हैं। देखो, नेटवर्क डिवाइस वे उपकरण या इकाई होती हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होती है। नेटवर्क के अंदर डाटा का आदान प्रदान करने के लिए जो डिवाइस काम में लिए जाते हैं, उपकरण काम में लिए जाते हैं, उसको हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। इन नेटवर्क उपकरण नेटवर्क इक्विपमेंट भी कहते हैं। इनको इंग्लिश में नेटवर्क इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। देखो, सबसे पहला कौन सा है, मोडेम। तो मोडेम दो शब्दों से बना है। मोडेम का शब्द मॉड्यूलेशन से एमओ और डीमॉड्यूलेशन डीएम को आपस में जोड़कर बनाया गया। जो मोडेम है उसके अंदर मॉड्यूलेशन से एमओ और डीमॉड्यूलेशन से डीएम को आपस में जोड़कर बनाया गया है। जो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ये क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और एनालॉग को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, अगर आपके पास डिजिटल संकेत आप किसी डिवाइस से बाहर भेजते हो तो डिजिटल टू एनालॉग को मॉड्यूलेशन कहते हैं, और एनालॉग को डिजिटल से डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग सिग्नल ही भेजे जा सकते हैं, जबकि कंप्यूटर केवल किसको समझता है, डिजिटल सिग्नल को। तो इन डिजिटल सिग्नल उत्पन्न करता है। अतः इन दोनों को बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोडेम का करते हैं। मोडेम को इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है। अगला है रिपीटर। देखो, सभी ट्रांसमिशन माध्यम में संकेत कुछ दूरी पर चलने के पश्चात क्या हो जाता है, कमजोर होता है। कोई भी ट्रांसमिशन माध्यम है जिसमें कुछ दूरी के बाद सिग्नल क्या हो जाता है, कमजोर होता है। अतः कमजोर सिग्नल को रीजनरेट या एम्पलीफाई करता है। रिपीटर क्या करता है, जो कमजोर सिग्नल है, जो कमजोर सिग्नल है उसको रीजनरेट या एम्पलीफाई करता है। सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ उसमें जो नॉइस है उसको भी बढ़ा देता है। सामान्यतः रिपीटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो केवल क्या करते हैं, रिपीटर क्या होता है, देखो बच्चों, अगर केबल की लेंथ बढ़ाते हैं तो सिग्नल कमजोर होते पड़ जाता है। तो इन सिग्नल को कमजोर सिग्नल वापस रीजनरेट या एम्पलीफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपीटर का। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो एम्पलीफायर, ये केवल सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। ये मुख्य सिग्नल के साथ साथ अवांछित नॉइस है को भी एम्पलीफाई कर देता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है कि जो सिग्नल आ रहे हैं उसके अंदर अवांछित सिग्नल है उसको भी रीजनरेट एम्पलीफायर कर देता है। जो सिग्नल जनरेशन डिवाइस क्या होता है, ये रिपीटर सिग्नल में नॉइज अवांछित संकेतों को पता करने की क्षमता होती है। जो सिग्नल जनरेशन डिवाइस होते हैं, सिग्नल जनरेशन रिपीटर होते हैं ना, वो अवांछित जो संकेत है उसको अलग करने की क्षमता होती है। नॉइज को अलग करके उसे मूल रूप में पुनः रीजनरेट या एम्पलीफाई करते हैं। ये अपेक्षाकृत क्या होता है, महंगा होता है। अगला है ब्रिज। तो ब्रिज क्या करता है बच्चों, दो लेन को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं,
ब्रिज का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रिज का। जो एक जैसे प्रोटोकॉल पर क्या करते हो? काम करते हो। अगर दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ब्रिज का इस्तेमाल करोगे। जो एक जैसे प्रोटोकॉल का क्या करते हैं? काम करते हैं। ये फॉरवर्डिंग करने के साथ साथ फिल्टरिंग भी कर सकता है। जो ब्रिज से जब सिग्नल जाते हैं, अगर वो सिग्नल आगे नहीं भेजने हैं तो उसको छांट भी सकता है। जो सिग्नल आगे भेजने हैं, जैसे ब्रिज है, अगर यहाँ से कोई सिग्नल आगे भेजा है तो इसको जाने देगा। अगर यहाँ पर आगे यहाँ ही जाना है तो ब्रिज आगे सिग्नल को नहीं भेजेगा। ठीक है। लैन में जब डाटा स्थान की गति कम हो जाती है, इसका कार्य क्षमता को विपरीत असर पड़ता है। और इसका समाधान के लिए आप क्या कर सकते हो? लैन को आपस में जोड़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है राउटर। दो या दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राउटर का। उदाहरण नॉर्मल तो ये होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राउटर करना है। राउटर ब्रिज की तुलना में क्या अधिक दक्षता से कार्य करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, थोड़े से महंगे भी होते हैं। राउटर इसमें जुड़े सभी नेटवर्क को डाटा प्राप्त करता है और डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर उसे आगे प्रेषित करते हैं। अगला है गेटवे। यह भी ब्रिज और राउटर की तरह ही अलग अलग नेटवर्क परस्पर जोड़ने वाली डिवाइस है। अगर सेम नेटवर्क में दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? गेटवे। गेटवे की तकनीक राउटर से भी अधिक जटिल होती है। इसकी सहायता से हम दो एकदम भिन्न नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। ये कार्य रिपीटर या ब्रिज अथवा राउटर के द्वारा संभव नहीं है। अगर दो अलग अलग नेटवर्क है तो उसको जोड़ने के लिए आपको गेटवे का इस्तेमाल करना होता है। रिपीटर है, ब्रिज है या राउटर के द्वारा ये संभव नहीं है। गेटवे क्या करते? दो अलग अलग नेटवर्क को अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य करते हैं। जो गेटवे क्या करता है? दो अलग अलग नेटवर्क है जो अलग अलग प्रोटोकॉल पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, उसे कनेक्ट करता है। और ये क्या करता है? प्रोटोकॉल है उसका भी क्या करता है? रूपांतरण, ट्रांसलेट के अलावा यदि दो नेटवर्क भिन्न भिन्न एड्रेस स्कीम का भी काम लेते हैं तो उसको भी ट्रांसलेट करता है। अगला है RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर, अगर आपको इथरनेट लैन को इथरनेट या कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं RJ45 कनेक्टर का, जिसके अंदर कितनी पिन होते हैं? 8 होती है। RJ45 रजिस्टर्ड जैकेट 45 संयोजक एक भौतिक संयोजक युक्ति है जो कि दिखने में केबल जैसी होती है। इसमें 8 पिन होते हैं। RJ45 संयोजक का उपयोग सामान्य नेटवर्क केबलिंग और टेलीफोन अनुप्रयोग में किया जाता है। अगला इथरनेट, ये दोस्तों कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। वास्तव में ये एक लैन का अडेप्टर होता है, यानी लैन से कनेक्ट लैन के अंदर जो नोड्स हैं वो इथरनेट इससे NIC कार्ड के द्वारा ही कंप्यूटर से नेटवर्क से क्या होता है? कनेक्ट होते हैं। किसी भी कंप्यूटर में लैन से जोड़ने के लिए इसे मदरबोर्ड के स्लॉट पर लगाया जाता है। इस कार्ड से केबल को जोड़ने और कंप्यूटर लैन से जुड़ जाता है। जब जैसे ही आप केबल के द्वारा इस कार्ड के अंदर कनेक्ट करते हो तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। प्रत्येक NIC का विशिष्ट मैक एड्रेस होता है जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, जो कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। अगला है होस्ट। वाइड एरिया नेटवर्क में अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम का निष्पादन एग्जीक्यूशन करना होता है। यानी वाइड एरिया नेटवर्क में अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ता के प्रोग्रामों को क्या एग्जीक्यूट या निष्पादन करना होता है। इन कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। या नेटवर्क के अंदर ऐसे कंप्यूटर जो उपयोगकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। या फिर उनका कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। किसी एक कंप्यूटर को होस्ट तभी बनाया जा सकता है जब कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता हो जिसका उपयोग नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर उपकरण कर सके। नोड्स, लैन से जुड़े कोई भी डिवाइस या उपकरण, प्रिंटर, कंप्यूटर है, फ्लोटर है, मॉडेम आदि को क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। या नेटवर्क का जो अंतिम पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। प्रत्येक नोड का एक विशिष्ट यानी यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जो एक नोड्स लैन की स्थिति किसी भी नोड से संचार या कम्युनिकेट करता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। अगला है बैकबोन। ये उच्च बैंडविड्थ वाली क्या हाई बैंड वाली क्या के बीच में केबल होती है जिसके अनेक नोड्स और हब जोड़े जा सकते हैं। आपको हाई स्पीड नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप बैकबोन केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लैन के अंदर आप पता है बीच में केबल लगे बिछाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बैकबोन केबल कहते हैं। अगला है हब। ये देखो, इसे मल्टीपोर्ट रिपीटर भी
कहते हैं। मल्टीपोर्ट रिपीटर का मतलब है कि ये जब बाहर से जैसे सर्वर से इसके पास कंप्यूटर सूचना आएगी तो ये सभी नेट कंप्यूटर को सूचना क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, फिल्टरिंग नहीं करेगा। ये लैन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो लैन में एक केंद्रीय कंप्यूटर सेंटर पॉइंट पर कार्य करता है। लैन के सभी नोड्स केबल के द्वारा हब से जुड़े होते हैं और एक लैन में किसी दो नोड्स के बीच होने वाला संचार समस्त डाटा संकेत हब के माध्यम से ही होकर गुजरता है। हब दो, एक तो डिम हब होता है, स्मार्ट हब होता है और एक इंटेलिजेंट हब होता है। जो डिम हब होता है ये केवल संकेतों को एक नोड से दूसरे नोड तक भेजता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। स्मार्ट हब जिसमें विद्युत का इस्तेमाल नहीं होता है, ये संकेतों को क्या करता है, रीजनरेट करता है, करने के अलावा नेटवर्क प्रबंधन का भी काम करता है। और ये हब सभी प्रकार के नेटवर्क प्रबंधन की क्षमता तो रखता ही, साथ ही एक से अधिक लैन को आपस में जोड़ता भी है। कौन, इंटेलिजेंट हब। अगला क्या है, मल्टीपोर्ट। देखो स्विच हब की तरह एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, किंतु स्विच का कार्य प्रणाली साधारण हब की कार्य प्रणाली से क्या अलग होती है, जहां हम एक स्रोत से प्राप्त डाटा या सूचना को संबंधित सभी डिवाइस को भेज देता है। जब वही स्विच क्या करता है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है जिसने सूचना मंगवाई केवल उसी को सूचनाएं भेजता है। अगला देखो, किसी फाइल को प्रिंट करने से संबंधित क्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बना है, उसका कोई प्रिंट निकालना है तो उससे संबंधित जो क्रिया है उसको विस्तार से करना है। देखो किसी भी फाइल को प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट विकल्प का क्या करना है, चयन करना है या Ctrl+P दबाना है। जैसे ही आप दबाते हो तो इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है, तो सबसे पहला है सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर आपको प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करना जो आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट है। प्रिंटर का नाम प्रदिष्ट होता है, जिसे हमें उस प्रिंटर का नाम को सिलेक्ट करना है जो आप प्रिंटर से कनेक्ट करना चाहते हो। अगला है रेंज। ये देखो, अगर आपको पूरे पेज तो ऑल कर सकते हो, जो सिलेक्टेड है स्पेशल सेक्शन के अनुसार निकालने हो, करंट पेज का निकालना हो, या फिर आप यहाँ से रेंज दे सकते हो कौन कौन से प्रिंट निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ कॉपी के अंदर आप देख सकते हो कि आपको प्रत्येक पेज की कितनी प्रतिलिपि चाहिए। देखो ऑल का सिलेक्ट, सभी पेज को प्रिंट निकालना हो, सेक्शन फाइल के सेक्शन पेजों का ही प्रिंट निकालना हो, करंट पेज का ही प्रिंट निकालना हो। अगर आप रेंज देकर प्रिंट निकालना चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉपी के द्वारा आप क्या पेज जो आपने रेंज दी उसकी कितनी प्रतिलिपि बनानी है, और प्रिंटर के द्वारा सिलेक्टेड जो विकल्प जिसे प्रिंट में क्लिक करो कॉपी का प्रिंटर के प्रिंट निकाल देगा। तो देखो बच्चों, मैंने तो कोशिश कर ली, मेरे थोड़ी तबीयत डाउन है तो इसकी वजह से मेरी तो उम्मीद थी कि मैं काफ़ी 2-3 घंटे की क्लास डालूं, लेकिन इतना संभव नहीं हुआ। तो मैं इस कहना मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित जितने की पॉइंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने क्लास 9 के पहले ही सिलेबस करवा दिया, तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट उनका इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। मैंने अपनी कोशिश की है, आप एक बार देख ही सकते हैं अगर, क्योंकि हमारे पास नहीं तो बुक है और 14 तारीख को ही एग्ज़ाम है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।